डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम और आज हम जा रहे हैं कसूर। कसूर ना बड़ी बेहतरीन सी जगह है, अगर आपने वनडे का ट्रिप करना है तो डेफिनेटली डू चूज़ कसूर, क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग से स्पॉट्स हैं, जैसे कि कह लें कि बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है और भी हिस्ट्री के हवाले से बड़ा ही जो कह लें कि शहर है ना माना जाता है। सो आज चलेंगे वहाँ पे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं इस रोड के हवाले से बताऊँ जिस पे हम अभी जा रहे हैं, ये रोड बेसिकली फिरोजपुर रोड कहलाता है और उसके फिरोजपुर रोड कहलाने की वजह ये है कि ये जो खत्म होता है ना बॉर्डर के उस तरफ एक शहर है इंडिया में जिसका नाम है फिरोजपुर, तो बेसिकली उसी के नाम से ये जो रोड है वो फिरोजपुर कहलाता है। तो कसूर एक इंतहाई तारीखी शहर है और इसकी कदामत का कह लें कि आप अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगा सकते हैं कि इसका तज़किरा ना रामायण में भी हुआ है। जो रामायण है वो हिंदुओं की बहुत ही एक पाकीज़ा किताब है, जो कि कह लें सदियों पुरानी किताब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये शहर कितना पुराना है। और अगर हम इसके रेफरेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें तो बेसिकली रामचंद्र के दो बेटे थे, लहू और कुसु। लहू ने जो एक शहर था वो लाहौर वो आबाद किया और कुसु ने आबाद किया कसूर। सो उन्हीं के नाम के रेफरेंस से कह लें कि इसको कसूर कहा जाता है। ये एक रवायत है। दूसरी रिवायत जो कोट की जाती है इसके नाम के हवाले से वो ये है कि कसूर बेसिकली जमा है कसर की, और कसर जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है महल। और कसूर में बेसिकली बहुत सारे फातहीन के महल मौजूद हैं। सो इस रेफरेंस से भी कह लें कि इस शहर को कसूर कहा जाता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है, लेकिन दोनों कह लें कि रेफरेंस कोड किए जाते हैं। सो अभी चलेंगे इस शहर में और चल के इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू इट। मैं पहुंच चुकी हूँ आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। और कसूर की बात हो और आप बाबा बुल्ले शाह का मज़ार विज़िट ना करें, यहाँ पे ना आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी मैं अपनी बाइक को पार्क करूँगी और फिर आपको अंदर लेके चलूँगी। बुल्ले शाह नू सद्दो शाह नायत दे बूहे, जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, और अगर मैं इनके असल नाम की बात करूँ तो वो था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। और लेकिन कह लें कि बाबा बुल्ले शाह के नाम से मशहूर थे। जो लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे वो उन्हें बुलिया कहते थे, बुल्ला भी कहते थे। और इनके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बीबी था। अगर इनकी पैदाइश की बात करूं तो इनकी पैदाइश हुई थी 1680 में और इनकी वफ़ात हुई थी 1757 में। कह लें कि तकरीबन 77 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई थी। बाबा बुल्ले शाह के स्पिरिचुअल टीचर, जिन्हें आप पीर भी कह सकते हैं, मुर्शिद भी कह सकते हैं, शाह अनायतुल्लाह हुसैन कादरी थे। और जब बाबा बुल्ले शाह शाह अनायतुल्लाह हुसैन कादरी की मुरीदी में आए तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिए कि ये तो अराई हैं, आप सैयद हैं, आप छोड़ दें उन्हें। तो उनके रिश्तेदार उन्हें कहा करते थे कि तू आल नबी हैं, औलाद नबी हैं, छड़ दे पल्ला राइयाँ। लेकिन बाबा बुल्ले शाह का अपने मुर्शिद से इस कदर इश्क था कि आगे से उनका जवाब होता था, जेड़ा सानू सैयद सद्दे दोज़ख मिले सजाइयाँ। सो ये एक आलम था उनका अपने मुर्शिद से इश्क का। अभी अंदर उनके मज़ार पे चलते हैं और यहाँ के अंदरूनी मनाज़र देखते हैं।
इस वक्त हमारे साथ मलिक आरिफ साहब मौजूद हैं, जो कि कसूर के रिहायशी भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, और बाबा बुल्ले शाह साहब से इनका बड़ा गहरा लगाव भी है। आइए इन्हीं से जानते हैं बाबा बुल्ले शाह साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बाबा बुल्ले शाह साहब से चूँकि आपका बेहद लगाव है तो आप बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा उस हवाले से। मैं बाबा बुल्ले शाह का दीवाना हूँ, उनका आशिक हूँ। यहाँ पे मेरी हाज़िरी जो है वो हर हफ्ते होती है। तो यहाँ पे अगर आप बाबा बुल्ले शाह की बात करें तो हमारे लिए तो फ़ख्र है, वो पूरे पंजाब के लिए फ़ख्र है। बरसगीर पाको हिंद के एक नामवर बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने ये 1680 ईस्वी की बात है जब बाबा बुल्ले शाह यहाँ पे कसूर में तालीम हासिल करने के लिए दरसो तदरीस की तालीम जो वो हासिल करते रहे हैं। बाबा वारिस शाह भी यहाँ पे गुलाम मुर्तज़ा कसूरी इनके उस्ताद थे। ठीक है। उनके पास यहाँ पे ही उनका मज़ार है। उनके पास जो है वो शागिर्दी करते रहे हैं, यहाँ से तालीम हासिल की। और सन्ने बलोगत में जब आप दाखिल हुए तो मुर्शद इश्क के वजद में आके आपने फिर पंजाबी में काफ़ियाँ लिखी। हाँ जी। और पंजाबी की जो काफ़ियाँ थी वो मौसीकी के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मुराद बीबी हुआ करती थी, एक कोट मुराद खान, ठीक है, जिनके ख़ानदान से मैडम नूर जहान भी हैं। हाँ जी। वो उनके पास जाया करते थे, अपनी काफ़ियाँ वो जो उनको देते थे वो फिर गुनगुनाते थे। अच्छा। तो इस वजह से जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है उनकी काफ़ियाँ मशहूर हुई। ठीक है। और ये पूरे बरसगीर में इनकी काफ़ियाँ मशहूर हैं। तो जब आपने बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शद को माना, उनको तस्लीम किया, शाह अनायत कादरी को। हाँ जी। तो बुल्ले नू समझावन आईयां पहना ते परजाइयां, मन ले बुल्ले साडा कहना छड़ दे पल्ला हराइयां। हाँ जी। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीकां लाइयां। और आगे से वो फिर बुल्ले शाह कहते हैं जेड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू राई आके बिश्ती पिंगा पाइयां। और आपने क्या बात है, ये शद्दे मद्दे जबरे जेरें इनको ला के एक नुक्ते पे जो है वो छोड़ दिया है कि रब रब करदे बुढ़े हो गए मल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभे सजदे कर कर हारे। वाह वाह। रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ते बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जेड़ा अपने नफ्स नूं मारे। क्या बात तो इस नुक्ते पे आगे आपने सारा कुछ छोड़ दिया, इसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि आपने सुना भी, तो बेसिकली बाबा बुल्ले शाह का जो एक बेसिक जिस पे वो उनका इंटरेस्ट था दैट वाज तसव्वुफ। और मुझे इस वक्त कवाली की आवाज़ भी आ रही है, और ऐसे हो नहीं सकता कि हम बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे मौजूद हैं और आपको कवाली नहीं सुनाए। सो आइए चलते हैं और आपको बाबा बुल्ले शाह का कलाम ही सुनाते हैं। सदा में ते जद रात नू जागल कुत्ते तैथी उत्ते तू शेख सदा में रात नू जागल कुत्ते तैथी उत्ते दर मालिक दा ओते मूड न छड़ दे भावें सौ सौ पैवन जुत्ते तैथी उत्ते ओते मूल ना छड़ दे भावें सौ सौ पैन जुत्ते तैथी उत्ते उठ बुल्ले उठ बुल्ले चल यार मना
ते बाजी ले गई कुत्ते थी उत्ते की जाना मैं कौन भुलिया 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 की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन मैं भुलिया की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन हाँ ना मैं अलदर पेत किताबां हाँ ना मैं दिलदा मस्त हराबा हाँ ना मैं पंगा विच शराबा ना मूसा ना फिरौन भुलिया की जाना मैं कौन भुलिया की जाना वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि कसूर तकरीबन 2000 साल पुराना शहर है। सो दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। और इस चीज़ को देखने के लिए कि इज़ इट ट्रू कि वाकई ये 2000 साल पुराना शहर है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह भी है, जैसे कि मंदिर बहुत सारे, स्नान घाट बहुत सारे हैं। इवन रामायण में भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कि इसका तज़किरा मिलता है। सो इससे ये चीज़ तो साबित होती है कि ये 2000 साल पुराना शहर है। सो अभी शहर तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम का नाम भी डिस्कवरी राइड है, तो हम कुछ ना कुछ डिस्कवर ही कर रहे होते हैं आपके साथ। और आज भी मैं सोच रही हूँ कोई चीज़ डिस्कवर की जाए जो कि आप लोगों ने पहले ना देखी हो, या बहुत ज़्यादा कह लेंगे शायद लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो उस हवाले से मुझे एक करीबी गांव का पता चला है, और उस गांव का मुझे ये पता चला है कि वो बहुत कदीम गांव है और वो हिस्ट्री के हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सो अभी चलते हैं उस गांव में। और उस गांव का मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि काफ़ी पुरानी है, कोई 600-700 साल पुरानी है। तो अभी चलते हैं उस गांव के जानिब और जाके देखते हैं कि वाकई वो इतना पुराना गांव है और वाकई वहाँ पे ऐसी जगह है भी कि नहीं। लेट्स गो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर में और यहाँ पे आने की दो मेन वजूहात है मेरी। एक तो ये कि बेसिकली हिस्ट्री के हवाले से ये जो ख़ास तौर पे इलाका है, ये गांव है, ये बहुत पुराना है। दूसरी वजह ये है चूँकि ये बॉर्डर के करीब लगता है। सो डेफिनेटली जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया, फिर 1965 की जंग में, फिर उसके बाद 1971 की जंग के हवाले से भी ये इलाका ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है। सो उस हवाले से जानेंगे और उस हवाले से जानने के लिए मेरे साथ मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका चाय के लिए, मेहमान नवाजी के लिए।
थी। अच्छा, मुझे तो पहले से थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि ये जो इलाका है, ये गांव रंगपुर, ये कितना पुराना है? ये बेटा 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। मतलब 1853। हाँ, ठीक है, 1853 मतलब कि अगर 1947 में पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान से भी कोई 100 साल पुराना ये इलाका है। हाँ, पाकिस्तान से पहले अच्छा। 100 साल पुराना। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो उस वक्त में तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे ही रहते होंगे। इकट्ठे, सारे इकट्ठे रहते थे। अच्छा अच्छा, तो आप भी यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ के रहायशी हैं, तो आप भी शुरू से यहाँ शुरू पे, तो इत्थों दे रहशी। आपके बाव अजदाद वगैरह सब लोग? शुरू तो लेके इत्थों दे रहशी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चूंकि जंग के हवाले से थोड़ा सा ये बताएगा कि बॉर्डर बड़ा करीब है ना, तो आपने कोई जंग देखी हो जंग 1965 की या 65 फिर? दी भी 65 65 की भी देखी है। हाँ। ठीक है, और 71 की भी? 71 की भी देखी। अच्छा, तो कोई वाकया जो है, जो अभी थोड़ा बहुत, आपको कितने ही वैसे साल के थे आप 1965 की जंग में? 6.5 साल। अच्छा, 6.5 साल के, तो बहुत छोटे थे। तो आपको कोई वाकया वगैरह सारा याद है? वाकया याद है। सुबह अच्छा जाना वेले जंग हुई अच्छा ਤੇ ਜਾਨਾ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਖੇਮਕੰਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, तो ये जो इलाका खास तौर पे रंगपुर जो है, ये मतलब अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये पहले ऐसे ही था, इसी तरह से था, किस तरह से, मतलब जंग का थोड़ा सा मुझे उस हवाले से बताइएगा। ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲੇਕਿन ਫਾਇਰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿन अच्छा। ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया, जानी नुकसान नहीं होया। ठीक है, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब जंग हो रही थी? जंग हो रही सी ਇੱਥੇ यहीं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। यहीं थे? हाँ, अच्छा, तो आपके सामने वो सारे साढ़े बारूद, सारा सारी कुछ चीज़ सामने सारा कुछ है। अच्छा, तो आपको वो डर लगा? डर घबरा तो उस बहुत time? ज्यादा लगता है। लेकिन बड़ी हिम्मत और वो बड़ी जज्बा भी उस वक्त में होगा ना कि नहीं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी हम कर लेंगे। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ अच्छा, ਤੇ ਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। खास तौर पे यहाँ के कसूर के लोगों का भी। ਹਾਂ, ਕਸੂਰ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸ਼ਾਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। इंडिया ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪੱਟੀ। वहाँ लेकर वहाँ पे हाँ। उनकी अच्छा, तो 1971 की कोई जंग का वाकया कोई आपको याद हो? तब आपकी कितनी वैसे उम्र थी? ਉਹ 12.5 साल। अच्छा, 12.5 साल थी। तो उस वक्त आप कहाँ पे थे जब जंग लगी, और किस तरह का वो क्या समा क्या था वो? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, अच्छा, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਰੈਵਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। अच्छा, ਰੈਵਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ये देखें, दैट्स कॉल एक्चुअली द पेट्रियटिज्म उस वक्त ਉਹ में। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ, अच्छा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂव 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। मतलब बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भेज दिया, लेकिन खुद वो लोग यहाँ पे रहे कि हाँ। जंग में कोई भी किसी तरह की भी जरूरत पड़े तो वो लोग यहाँ पे मौजूद हो। हाँ। अच्छा अंकल जी, मैंने सुना है यहाँ पे, जब मैं अभी आ रही थी तो मैंने सुना है कि यहाँ पे इस इलाके में खास तौर पे कोई बड़ी पुरानी और तारीखी जगह हैं। तो आप तो चूंकि रिहायशी हैं तो आपको तो पता होगा, कोई जगह बताएं जो मैं ढूंढ रही हूँ, बस तलाश कर रही हूँ, जहाँ पे जाया जा सके। ਜਿੰਨਾ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਕੋਈ 500 साल ਦੀ है। अच्छा, 500 साल पुरानी है? 500 साल पुरानी। ठीक है भाई, फिर वो जगह डेफिनेटली विजिट की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, एक तो टाइम देने के लिए और इतनी जो वो वक्त है वो वापस हमें याद कराने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चाय के लिए भी बहुत शुक्रिया। अभी जनाब मैं पीऊँगी चाय, इससे ख़त्म करूँगी। और अभी जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई है कि मस्जिद है जहाँ पे हम जा सकते हैं, वो बड़ी हिस्टोरिकल सी और जिन्नों वाली मस्जिद है। आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड एज जिन्नों वाली मस्जिद। इसकी भी जो स्टोरी है वो जानेंगे। फिलहाल चाय पीऊँगी एंड देन वी विल गो देयर।
गौरी जी, बड़ा मज़ा आया अंकल के साथ बातें करके। आई रियली इन्जॉयड, ख़ास तौर पे जो उन्होंने हिस्ट्री सुनाई 1965 की जंग की और फिर उसके बाद 1971 की जंग की, और आई रियली एंजॉय दैट। उनकी कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं उस टाइम में वहाँ पर चली गई हूँ। और उसके अलावा हम लोगों ने जो गाँव का थोड़ा सा एलिमेंट देखा। पता नहीं, गाँव में आके ना मैं वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी चल रहे हैं उस मस्जिद की जानिब जिसका अंकल जी ने हमें बताया था, और वो बता रहे थे कि तकरीबन 500 से कोई 600 साल पुरानी मस्जिद है, और उसको चल के देखते हैं। सेकेंडली, उन्होंने जो कहा कि उस मस्जिद का नाम जन्नत वाली मस्जिद है, आई एम क्यूरियस कि उसको जन्नत वाली मस्जिद क्यों कहते हैं। मतलब क्या वहाँ पे जिन रहते हैं, ये क्या होता है, या इनफैक्ट ये भी हमें नहीं पता ना कि ये हकीकत है या जस्ट अ मिथ। सो जाके इसको भी कहेंगे, कंफर्म करते हैं कि क्या ये मिथ है या वाकई वहाँ पे जन्नत रहते हैं। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। और दूसरा, उस मस्जिद की जो अहमियत है वो बेसिकली उसके हवाले से है कि तारीखी हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तकरीबन वो 500-600 साल पुरानी है। सो लेट्स गो और देखते हैं उस मस्जिद को, और चल के आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। लेट्स डू इट। अच्छा, ये जो मस्जिद है, चूँकि ये गांव में है, तो इसका जो रास्ता है ये गलियों से होता हुआ जा रहा है, और आप देख भी सकते हैं, बल्कि गलियां तो आप देख सकते हैं। मुझे इस वक्त मस्जिद नज़र आ गई यहाँ से, और तकरीबन उसके करीब पहुँची हुई। सामने आपको उसका गेट भी नज़र आ रहा होगा। बस हम मस्जिद पहुँच गए, और अभी चल के अंदर से देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे वाकई जिन है कि नहीं। लेट्स डू इट। इस वक्त मैं जामा मस्जिद रंगपुर में मौजूद हूँ, जिसे जिन्ना वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 857 हिजरी। इसका मतलब ये है कि मस्जिद तकरीबन 857 हिजरी को बनी थी, जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि मस्जिद कितनी पुरानी है। लेकिन अगर इसका पेंट वगैरह देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि तकरीबन रेनोवेट हुई है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के मस्जिद को देखते हैं। मैं इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ, और इसका जो आर्किटेक्चर है ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो आर्च से बनी हुई है। ये वो डिज़ाइन और वो स्टाइल है जो कि कह लें कि मुगलिया दौर से रिजेंबल करता है। आई फील लाइक ये भी कह लें कि एक इंडिकेशन है कि ये उस दौर से मस्जिद बिलोंग करती है। एक और इंडिकेशन विच वी फाउंड इज़, यहाँ पे आपको एक पैच सा नज़र आ रहा होगा जिससे पेंट जो है वो रिमूव हुआ है, और उससे आप देख सकते हैं कि बेसिकली असल में जो मस्जिद थी वो इस तरीके से थी। एंड एज यू कुड सी कि दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत ये मस्जिद हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने पेंट करके उन्होंने अपने तरीके से इस मस्जिद को बना लिया हुआ है। लेकिन अगर ये ओरिजिनल अपनी हालत में होती और ओरिजिनल इसका अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता ना, दैट कुड बी रियली ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी एक तो ये कितनी पुरानी है एग्जैक्ट इसके हवाले से, और सेकेंडली चूँकि इसको जन्नत वाली मस्जिद भी कहा जाता है, इस हवाले से कि ये चीज़ सच भी है कि नहीं, दोनों चीज़ें पूछने के लिए किसी लोकल से बात करते हैं और इसकी हकीकत जानते हैं।
मेरे साथ इस वक्त आदिल कसूरी साहब मौजूद हैं जो कि इस गांव के लोकल हैं। इनसे यहाँ के हिस्ट्री पूछते हैं, एक तो इस जगह की हिस्ट्री पूछते हैं, साथ ही साथ जन्नत वाली जो स्टोरी है ना वो भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक सबसे पहले तो मुझे यहाँ की जो हिस्ट्री है ना और ख़ास तौर पे इस मस्जिद की कि कितनी पुरानी है, पहले उसके हवाले से बताइएगा। देखें जी, मैं अपनी जो हमारी नस्ल आबाद 7वीं नस्ल से हूँ। ठीक है। और हमारे बड़े यही बताते हैं कि ये कोई समथिंग 600 650 साल पुरानी मस्जिद है। ठीक है। और ये एक शहर था या किसी की किला था या हवेली थी, उसके दरमियान में ये मस्जिद मौजूद थी। ठीक है। और 857 हिजरी इसकी तारीख बताई जाती है, ज़्यादातर जो है लोग बताते हैं और हमारे बड़े बताते हैं। तो इसकी जो तारीख के हवाले से बात करूं तो ये एक बहुत तारीखी हमारे इधर जो है मस्जिद है। और इसके 3 बिल्डिंग है कसूर में जो सारे कदीमा वालों ने अप्रूव्ड की हुई हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो ये तीसरी मस्जिद ये भी है, ठीक है, उनकी तरफ से अप्रूव्ड है। तो क्या इसको ये रेनोवेट कराएंगे या क्या करेंगे? रेनोवेट उन्होंने मेरी उनसे बात हुई थी, इधर हमारे जो थे मैनेजर थे उनसे बात हुई तो वो इधर आए, उन्होंने विज़िट किया और देखा इसे और उसके बाद इसे अप्रूव्ड किया। और 3 बिल्डिंग्स है, एक जिन्नों वाली मस्जिद है, एक बाबा बुल्ले शाह का दरबार है और तीसरा म्यूजियम है जो म्यूजियम की बिल्डिंग है। और अंदर भी हम देखें, अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे साबित होता है कि ये वाकई ही इतनी पुरानी मस्जिद है। इसके अंदर पेंटिंग पुरानी मौजूद है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मतलब बताती हैं कि ये इतनी ही पुरानी है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे अभी आपने बल्कि मेंशन भी कर दी है जिन्नों वाली मस्जिद, एक 3 बिल्डिंग जैसे ये भी है, तो इसको चूंकि जिन्नों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, सो आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि क्या है ये, क्यों इसको जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है? ये जगह उजाड़ जगह थी, मतलब इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, 2-2 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि शायद ये जिन लेके आए हैं और ये कुछ लोगों ने कहानियां भी बनाई कि ये जिन उठा के लाए इंडिया से। हमारे जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोग मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बड़ों ने यही बताया कि यहीं पे मस्जिद थी और यहीं पे मतलब ये है। और ये 1965 की जंग में इसका जो मीनार है वो शहीद हुआ था और वो इसे जो दोबारा तमीर किया। बाकी ये अपनी असल हालत में मौजूद, इसका कुछ भी एक ईंट भी जो है वो दोबारा नहीं लगी हुई। अच्छा। हाँ, तब से लेके अब तक ये अपनी प्रॉपर हालत में ये मौजूद है। ठीक हो गया, इससे तो आपको आइडिया हो गया ना कि मस्जिद कितनी पुरानी है। दैट्स ट्रू। और खूबसूरत बात ये है कि बिल्कुल अभी भी अपनी असली हालत में उसी तरह से मौजूद है, सिर्फ इसको पेंट करा दिया गया। और जिस तरह से आदिल ने मेंशन किया कि उसको भी जल्दी वापस इसको अपनी असली हालत में जिस तरह से मौजूद थी उसको भी लाने की उसी हालत में कोशिश करेंगे। और जिन्नों वाली कहानी तो जनाब आपको पता चल गई कि ऐसा कुछ नहीं है जो कहा जाता है कि अच्छा इंडिया से जिन उठा के ले आए थे, ऐसा नहीं है। दैट्स जस्ट अ मिथ। सो अभी यहाँ पे हमने दिखाई आपको मस्जिद, आगे चलती हूँ, कुछ और चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ हम डिस्कवर करते हैं। लेट्स डू इट। घुमाते आई हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल फील्ड और आप देख सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपको नज़र भी आ रहा होगा, आई एम इनटू द बैम्बू फील्ड। और इतनी खूबसूरत ये जगह है दैट आई कांट इवन टेल यू। आप खुद इसको देखें और एंजॉय करें। मेरा तो यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि ये इतना खूबसूरत फील्ड है, ऐसे आपको जंगल वाली वाइब आ रही है, बहुत इंटेंसिव फीलिंग दे रहा है। अच्छा, मेरा यहाँ पे आने का मकसद वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। बेसिकली कसूर जो है वो बैम्बू फील्ड की वजह से भी मशहूर है, ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सो अभी इस पूरे फील्ड को एंजॉय करते हैं, इस नेचर को, और साथ ही साथ इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन दिस प्लैनेट। इज़न्ट इट अमेजिंग? इसकी जो रिकॉर्डेड केले के ग्रोथ है वो मेजर की गई है, दैट इज़ 47.6 इंचेस पर डे। मतलब 24 घंटे में इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है दैट इज़ 47.6 इंचेस। और आप देख भी सकते हैं इट्स वेरी 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 हार्ड, इवन इट्स हार्डर देन द स्टील एज वेल। इसको हम पोल्स में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं।
सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो ये है कि थॉमस एडिसन ने जो पहली ट्यूबलाइट बनाई थी और इसमें जो फिलामेंट इस्तेमाल किया था वो बैम्बू का बना हुआ था, दैट वाज कार्बनाइज्ड बैम्बू। और इनकी जो टोलरेटिंग कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कह लें कि हार्श इन्वायरमेंट में भी ये ग्रो कर देते हैं। उसकी आपको एग्जांपल देती चलती हूँ। जब हिरोशिमा में अटैक हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का 1945 में, तो उसके बाद जो पहला प्लांट जो ग्रो किया था दैट वाज बैम्बू। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के हार्श इन्वायरमेंट में भी ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, इनकी जो ये शूट्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ये एडिबल होती हैं, इनको हम खा भी सकते हैं। इनकी टी भी बनती है, चाय भी आप पीते हैं। हमारे जो पांडाज हैं, अगर उनके हवाले से थोड़ा सा बताते चलो, तो उनकी जो 99% डाइट होती है बेसिकली वो इनकी शूट्स होती हैं। एंड दीज आर सम फैक्ट्स जो कि मैंने आपको भी बैम्बू के हवाले से बताए। आई विल बी टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट दिस बैम्बूज एज वेल। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बैम्बू का बताती हूँ, और वो ये है कि गर्मियों में ये एज ए नेचुरल एयर कंडीशनर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का ये तकरीबन 8 डिग्रीज कहने के नीचे ले जाते हैं। सो आपको मेरा नहीं ख्याल घर में एसी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये बैम्बू अपने घर में लगा लें। सो अभी वक्त हुआ यहाँ पे छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और वापस आके मैं मिलूँगी आपको एक नई डेस्टिनेशन पे। आपको पता है सिटी एक्सप्लोर करते करते मैं कहीं दूर निकल गई कुछ नया डिस्कवर करने, विच आई एक्चुअली डेड, और बड़ा मज़ा भी आया। लेकिन आई केम बैक टू द सिटी क्योंकि कसूरियों का जो हिस्से जायका है ना वो बहुत शानदार है। और यहाँ के अंदर से यहाँ का फालूदा और यहाँ की मछली बहुत मशहूर है। और ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि मैं कसूर में आऊँ और ये तीनों चीज़ें टेस्ट ना करूँ। So I'm gonna taste all of those things और साथ में बाजार भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ एंजॉय भी करेंगे। So let's do it। बाइक पार्क करने के बाद मैं आ चुकी हूँ कसूर के एक बाज़ार में। भाई रश हो गया है, शाम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं और बड़ा एक अच्छा सा जो है ना मुझे फील भी आना शुरू हो गई। पता चल रहा है कि हाँ भाई मैं बाज़ार में आ गई हूँ। अच्छा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो खूबसूरत सा गेट, और बेसिकली इसको महात्मा वाला गेट कहते हैं। और उस गेट को अगर आप देख रहे हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई कसूर एक बहुत तारीखी और बहुत पुराना शहर है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, हमें कोई ना कोई और इंडिकेशंस भी मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर इन द बाजार। बाज़ार में एंटर होती मेरी पहली नज़र जिस चीज़ पे पड़ी थी दैट इज़ फालूदा। और मुझे भी पता चला है कि ये जो शॉप है यहाँ की फ़ेमस तरीन शॉप है फालूदा के हवाले से। और मैंने सुन रखा है यहाँ का स्पेसिफिकली कसूर का कि यहाँ का जो फालूदा है ना इसमें आपको शर्त के साथ ही कहा जा सकता है कि आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको ऐसा फालूदा कहीं नहीं मिलेगा। सो अभी मैं ट्राई करूँगी और देखते हैं कि वाकई इस बात में सच्चाई है। साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको इंग्रेडिएंट के हवाले से बताती चलती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको रबड़ी कहते हैं। ये साथ में कुछ सवैयाँ हैं और इसके नीचे अभी जो मिक्स हो गए बेसिकली वो शीरा है जो कि मीठा होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्होंने शीरा भी दिया है कि अगर अपने टेस्ट के हिसाब से आपने कुछ मीठा भी ऐड ऑन करना है। सो अभी इसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि हाउ इज़ इट। अच्छा जी, ज़्यादा ना हो रहा है। दिस इज़ सो गुड। इसका जो ऊपर खोया है ना उसका टेस्ट इज़ सुपर सुपर अमेजिंग। मतलब रबड़ी कहते हैं इसको, लेकिन इसका बिल्कुल खोए के जैसा टेस्ट है
और जो मीठा है इसमें इट्स क्वाइट कि बहुत नॉर्मल सा है, ना बहुत ज़्यादा मीठा है ना बहुत ज़्यादा कम है, इट्स क्वाइट गुड। एंड आई गेस वो जो मैंने बात सुनी थी ना कि हाँ यहाँ का बेस्ट फालूदा होता है, दैट्स राइट, क्योंकि मैंने इससे पहले भी फालूदा खाया है बहुत सारी जगहों का, लेकिन ये बहुत मज़े का है। आराम से तसल्ली से मैं इसको ख़त्म करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ किसी और जगह पे। फालूदा तो मैंने खा लिया, यहाँ का बहुत टेस्टी फालूदा था। और अभी मैं वहाँ से निकली, बाज़ार में आ रही थी, सो आई जस्ट सॉ दिस शॉप, खुस्सों की शॉप। यहाँ पे आना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कसूर बेसिकली अपने खुस्सों की वजह से भी फेमस है। सो अभी इस शॉप के जो ओनर है हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो कसूर जो है वो यहाँ पे फेमस क्यों है केले के खुस्सों के हवाले से, वो भी इनसे पूछेंगे, और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर आपका नाम काइंडली बताइएगा। मोहम्मद रियाज। अच्छा जी, मोहम्मद रियाज साहब, सबसे पहले तो सर खुस्सों के हवाले से कसूर फेमस है, क्या वजह है यहाँ के फेमस होने की? इसकी जो बेसिकली एज है ना ओवरऑल खुस्से की, ये 100 साल से भी पुरानी है। अच्छा, कसूर के खुस्सों की? जी जी, ये बेसिकली ना हमारी पार्टीशन से पहले ये जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान में जो खुस्सा, ये पंजाब के लिहाज से ना खुस्सों पे एक बेस इसकी जो ना उसको खास फोके दी जाती है। अंकल जी फिर मुझे कुछ दिखा दें, जी जी, मैं तो क्यूरियस हो रही हूँ। नहीं, ये आप देख सकती हैं, जैसे ये अच्छा। हमारा ये हिस्ट्री के लिहाज से इसकी जो इसमें कैजुअल भी यूज हो सकता है, ये फंक्शन में पहना जाता है। इसमें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं हमारी जो पहनने के लिए हवा से, ये मल्टी वगैरह अच्छा। इसमें ये भी खुस्से के लिहाज से बहुत रीजनेबल प्राइस है। अच्छा, और इसकी एक आपको और हिस्ट्री के लिहाज से, ये जो इसकी एज है इस जूते की तकरीबन 60 साल पुरानी एज है। 60 साल पुरानी है। जी, अच्छा ये जी, इसका- स्पेसिफिकली मैं आपको आर्टिकल दिखा जी, भी जी। देती हूँ, मैं भी शॉपकीपर बन जाती हूँ। हैंडमेड दिस होता इज है अमेजिंग। और ये इसमें नेचुरल लेदर इस्तेमाल किया जाता अच्छा, है, खालिस्तान। ये इसमें बहुत खूबसूरत है। इसकी भी हिस्ट्री तकरीबन 60 साल से पुरानी है। इसकी भी हिस्ट्री 60। जी, ये सो ब्यूटीफुल, ज्वाइंट मतलब के बगैर बना हुआ है, इसकी ज्वाइंटिंग नहीं है। ये अच्छा, ओवरऑल ये सारा लेदर है एक ही ये। है। और इसकी जो सबसे इसकी सॉफ्टनेस है, ठीक है। ये खराब भी नहीं होता। और इसे अच्छा। मेल भी पहन सकते हैं, फीमेल भी पहन सकते हैं। अरे ये वाह, यूनिसेक्स है, मतलब कोई भी पहन सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज इन खुस्सों की ये लगी और है, ये दिस इससे इज सो सिंपल हाँ एंड जी, एलिगेंट। ये इससे भी पुरानी हिस्ट्री है। ये जो हमारी पाकिस्तान की जो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री है ना, हाँ। कसूरी जुती, अच्छा, अम्मा नूर जहां मरहुमा साहबा, ये उन्होंने ये पहना बताया, करती थी। इसके ऊपर ले गाना जी, ये देख ले, गाना लिखा गया था। और हाँ, ये एग्जैक्टली, मुझे उसकी तो बात हाँ बताइए, जी, वो ये किस तरह से कि वाकई ये सच शूटिंग में हो रही थी। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री ये ना, ये फिल्म का एक शॉर्ट सीन है जिसमें सुल्तान रईसा ना ट्रैवल करके कसूर आ जाते हैं। ठीक है। तो वो इसको मेकिंग को देखते हैं, वो कहते हैं ये यार जूती बहुत प्यारी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेनी है। अच्छा। उस जमाने में यानी कि वो अंजुमन साहब उनकी हीरोइन होती हैं, वो हमारे कसूर से ये जूता परचेज करके लेके जाते हैं। और उस पे फिर ये जुती कसूरी दे पैरी ना पूरी, अच्छा। हाय माया सन टुर ना पिया। अरे वाह। लेकिन आप टूर सकती हैं। अच्छा, मैं हाँ जी, आप इतनी स्मार्ट है, वो उस वक्त हीरोइन जरा ग्रोथ में थी। अक्सर जो आजकल खुस्सों पहन का लेती हैं। मसला ही होता है कि वो काटते हैं, तो ये काटने वाला तो नहीं जी, मसला नहीं, नहीं है नहीं, ना इनमें? काटने वाला नहीं। यहाँ के खुस्सों की खास बात ये है कि खुस्से काटते नहीं है, मतलब कि आपको चुभ नहीं रहे होते। सो ये बेस्ट चीज़ होती है खुस्सा खरीदते वक्त, ये वो पहली चीज़ होती है जो लड़कियाँ नोट करी होती हैं। सो अभी मैं खुस्सा ट्राई करूँगी और कोई पसंद आया तो आई वुड बाय दैट एज वेल, और उसके बाद फिर आई टेक यू आगे। बाजार से होते हुए आई हैव रीच्ड दिस हाउस जहाँ पे इतना खूबसूरत लहंगा बन रहा है। ये तो सिर्फ एक लहंगा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लहंगे और कह लीजिए जितने भी फैंसी ड्रेसेस है वो यहाँ पे बन रहे होते हैं। और यहाँ पे आना बेहद ज़रूरी था, वो इसलिए क्योंकि बेसिकली कसूर अपने इस काम की वजह से भी जाना जाता है। और अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं इनसे भी डिटेल्स इसकी सारी जानती हूँ। जो इतना खूबसूरत सा लहंगा बन रहा है कि कितने टाइम में बनता है, इसकी प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आती है, किस तरह से सारा काम हो रहा होता है, इस हवाले से अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे काइंडली अपना नाम बताइएगा। कौसर। अच्छा कौसर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो आपने लहंगा शुरू किया, बल्कि पहले मैं कहती चलूँ बहुत खूबसूरत लहंगा बना रही हैं।
अच्छा, ये जो आपने काम शुरू किया भाई कितने दिनों से कर रही है, मतलब कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, मतलब कोई दिन, कितने दिन लग जाते हैं? 15 दिन लग जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये क्या जो सारा आप बना रही हैं, ये आपने सीखा हुआ है या मतलब फैमिली में चल रहा है, ये किस तरह से है? नहीं सीखा है। अच्छा, ये सीखा है आपने? हाँ जी। ठीक है। और आप प्रोफेशनली सारा काम कर रही होती हैं, यहाँ से आगे जाता है मार्केट में, बाजारों में? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे होते हैं महीने में, या कितने लहंगे मैक्सिमम एक महीने में बन जाते हैं? 3 लहंगे। अच्छा, 3 लहंगे बन जाते हैं? हाँ जी। मतलब उसमें कुर्ती भी, उसमें दुपट्टा भी और लहंगा भी, 3 पूरे बन जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर तो बहुत ज़्यादा क्विक काम है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बारीकी से जो काम हुआ हुआ है, देखने में बहुत लग रहा है कि आसान है, शायद जल्दी बन जाता होगा, लेकिन एक एक चीज़ चुन चुन के लग रही होती है और बहुत टाइम लग रहा होता है। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि हाउ मच डिफ़िकल्ट दिस वर्क इज़। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपको ये जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, इन कितने में आप ये बना रही होती हैं? 2500। 2500 में ये लहंगा? हाँ जी। मतलब सिर्फ लहंगा? नहीं 3 पीस। अच्छा, मतलब 3 पीस इनके जो हैं वो सिर्फ 2500 में बन रहे हैं? हाँ, दुपट्टा, कुर्ती, अच्छा। लहंगा। That is great। मतलब आप लोग जा रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, सारे ब्रांड्स पे, बाकी जगहों पे, एंड यू नो कि वहाँ पे कितने एक्सपेंसिव कपड़े आपको वहाँ पे एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, और यहाँ पे यू कुड सी कि सिर्फ ये लोग तकरीबन 2500 में पूरे का पूरा एक ड्रेस बना रहे होते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ रियली अमेजिंग। तो अगर कोई मतलब आपसे डायरेक्ट बनवाना चाह रहा हो, मतलब सबकी ख्वाहिश होती है कि इतने सस्ते और इतने रीज़नेबल लहंगे बने, तो वो हम ऑर्डर ले सकते हैं ना आपसे? आपको कह दें या कुछ आप बना देंगी ना? हाँ जी, बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। इफ़ यू गाइज वांट दैट कि आप भी इतने सस्ते लहंगे कसूर में ख़ास तौर पे जहाँ पे बन रहे हैं इतने सस्ते लहंगे अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आई वुड से कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं डिस्कवरी राइड के पेज पे। वहाँ पे आपको सारी जो हैं इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, बिकॉज दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक तो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट किया जाए, अपने जो पाकिस्तान का बेसिकली रॉ कह के टैलेंट उसको प्रमोट किया जाए। अब देखें कि हमारे देहात की और हमारे शहरों के भी, छोटे जो शहर हैं उनकी ख़वातीन कितनी मेहनती और कितनी टैलेंटेड है, और यही चीज़ें जो आपको बाज़ार में इतनी महंगी मिल रही होती हैं यहाँ पे आप इतनी रीज़नेबल मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड दैट आई डिस्कवर्ड अ प्लेस जहाँ से मैं सस्ते कपड़े बनवा सकती हूँ। सो अभी चलते हैं आगे और आपको चल के कुछ और दिखाते हैं। This is good. It's quite good. मीठी सी ये डिश है और बहुत मज़े की है। फालूदा भी मैंने खा लिया, अंदरसे भी मैंने खा लिए, और चूँकि कसूर के फ़िश भी फेमस है, सो दैट्स द फिश जो कि बहुत यम लग रही है। वो तो खाने से पता चलेगा कितनी यम है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मेरे से ख़त्म होती है कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, लेकिन अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ की कह लेंगे कसूर को कह रहे होते हैं कि फेमस है फ़िश, क्या वाकई वो सही फेमस है? लेट्स जस्ट ट्राई इट। रायता भी है। अच्छा, वैसे मतलब इस तरीके से मैं पहली बार ही फ़िश खा रही हूँ कि नान के साथ फ़िश और फिर उसके साथ रायता। इट इज़ रियली गुड। मुझे पहले लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी मज़े की है ना ये, एक ही बाइट में मुझे लग रहा है मैं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाएगी, लेकिन खैर है, अच्छे फूड के लिए ओवर ईटिंग जो है ना वो भी चलती है। सो अभी मैं इसे ख़त्म करती हूँ और फिर अभी आपसे मुलाकात होगी वापस बाइक पे। आज का दिन was so
अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। आपको मैंने कुछ हिस्टोरिकल जगह भी दिखाई, उसके साथ साथ वी हैड द बेस्ट फूड एज वेल, मछली भी खाई एंड रस्से खाए, वी हैड द अमेजिंग फालूदा एज वेल। और अभी चलेंगे घर की जानिब, लेकिन अगर आपने कभी प्लान करना है वन डे ट्रिप तो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस टू कम टू कसूर, क्योंकि ये बेहतरीन जगह है एक दिन के ट्रिप के लिए। सो अभी चलते हैं घर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और वहाँ पे आई विल टेक यू टू सम द न्यू डेस्टिनेशन जहाँ पे आई विल बी शोइंग यू सम न्यू स्टफ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम।